हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है प्रोटीन। तो आप ये सोचेंगे कि प्रोटीन के ऊपर इतना डेटा अवेलेबल है, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो मैं क्या नया आपको बता सकती हूँ। तो आज मैं प्रोटीन के बारे में रेगुलर एस्पेक्ट्स नहीं कवर करूँगी। इस वीडियो के थ्रू मैं प्रोटीन के बारे में कुछ पेक्यूलियर, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करूँगी, जिससे कि आपको हेल्प होगी अपनी डाइट के लिए कितना प्रोटीन आपको लेना है डिसाइड करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं, तो उसमें उनकी कॉमन एक क्वेरी होती है कि मैम, अगर हमको अपना प्रोटीन इनटेक प्लान करना है तो हम किस वे में प्लान करें, क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, जो भी मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बताने जा रही हूँ ये सारे जनरल लेवल्स हैं। जब भी आप अपना प्रोटीन प्लान करें, प्लीज़ अपने लिए कस्टमाइज ज़रूर करवाएं प्रोटीन की प्लानिंग को, चाहे अपने डॉक्टर से चाहे अपनी डाइटिशियन को पूछकर। लेकिन जो मैं आज बताने वाली हूँ ये बाय एंड लार्ज ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आप एक जनरल प्रोटीन प्लान कर रहे हैं, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हाफ एन आवर टू 1 आवर की एक्टिविटी करते हैं और आपका सिटिंग प्रोफाइल है, अगर आपका कोई ग्रोथ एस्पेक्ट नहीं है, आप एक एडल्ट हैं, तो आप 0.8 ग्राम पर केजी आइडल बॉडी वेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी क्वेरी क्या आती है, लोग अपने एग्जिस्टिंग वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 को और उस हिसाब से प्रोटीन को लेते हैं। पर आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए कि आपको आइडियल बॉडी वेट देखना है, अपनी हाइट के हिसाब से, आपके एज ग्रुप के हिसाब से आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो अगर कोई इंसान 90 केजीज का है पर उसे होना 75 का चाहिए, तो वो 75 से मल्टीप्लाई करेगा 0.8 को, ना कि 90 से। तो ये पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर किन चीज़ों में आपको प्रोटीन बढ़ाने की ज़रूरत है अपने रूटीन के अंदर। अगर आपको कोई वैक्सीन लगे, जैसे आजकल सबको कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन के 1 हफ्ते तक आपको प्रोटीन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी जो वैक्सीन आपने ली है उससे अभी भी एडजस्ट कर रही है, तो उस टाइम पे प्रोटीन लेना एक अच्छा आइडिया है। अगर आप किसी भी इन्फेक्शन से उठे हैं या इन्फेक्शन ऑन गोइंग है, तब प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह की इंजरी आपकी हुई है तब प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है। कोई भी सर्जरी आपकी होने वाली है या हो चुकी है तब प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है। और अगर आप ग्रोथ एस्पेक्ट में हैं, ग्रोइंग एज के अंदर हैं, तब प्रोटीन बढ़ाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं और उतनी कैलोरीज आप बर्न नहीं करते, तो ये कैलोरीज जो प्रोटीन से मिलेंगी ये भी अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होकर आपका वेट बढ़ाएंगी। तो अननेसेसरी प्रोटीन इनटेक के भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक एक करके उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रेशो प्रॉपर नहीं होती, जैसे आजकल फैशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करते जाओ, प्रोटीन को डाइट में बढ़ाते जाओ, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। मतलब बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए होगी, सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट को बर्न करेगा। पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं और आप प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, तो मजबूरी में बॉडी को प्रोटीन को यूज़ करना पड़ेगा एनर्जी को लाने के लिए, एनर्जी को डिराइव करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि प्रोटीन अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपने प्रोटीन रिकवरी के लिए लिया था, या आपने ग्रोथ के लिए लिया था, या आपने किसी मतलब इन्फेक्शन से फाइटिंग के लिए लिया था, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा प्रोटीन। या इवन मसल बिल्डिंग के लिए लिया था, प्रोटीन को एनर्जी बनाने के काम में लगना पड़ेगा और ये सारा जो प्रोटीन है ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी लोग प्रोटीन को किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज को भी ध्यान दे। लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट उनके लिए काम नहीं करेगी। सेकेंडली, जो लोग कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन हाई लेते हैं डाइट के अंदर, तो ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, क्योंकि जब हम कार्ब्स कम कर देते हैं तो बॉडी में पानी रिटेन नहीं हो पाता, तो इस वजह से हमारे अंदर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज पे भी ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज सेम हाई प्रोटीन डाइट आपको डिहाइड्रेट कर सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोटीन डाइट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये कि जब भी खाली पेट
आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे तो वो एसिड को इनवाइट करता है, एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। हमारी बॉडी में जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो चीफली आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ही होता है। तो जो भी लोग अपनी डाइट प्लान करते हैं या आप कभी भी अपनी डाइट को जब भी लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर आपकी इनडाइजेशन की टेंडेंसी है, अगर आपकी एसिडिटी की टेंडेंसी है, तो कभी भी अपनी जो डाइट है, अगर आप 2 घंटे बाद खाना खा रहे हैं किसी भी मील से, आप खाली पेट माने जाएंगे। और खाली पेट पे सिर्फ प्रोटीन डाइट अगर आप लेते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, गैस की, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो एक छोटा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का खाना एक अच्छा आइडिया है बिफोर यू टेक प्रोटीन मील। इसके अलावा एक और चीज़ जो प्रोटीन के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि प्रोटीन डाइजेस्ट सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, उसके बाद फैट डाइजेस्ट होता है और लास्ट में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। इसीलिए बहुत सारी वेट लॉस डाइट्स का प्रोटीन जो है उसको मेजर हिस्सा बनाया जाता है, ताकि आपको भूख ना लगे और आपका जो खाना है वो धीरे धीरे पचे, तो आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाएगा। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसकी वजह से उनका वजन ज़्यादा है, अगर वो सीधा बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो ये जो प्रोटीन है, क्योंकि ये बहुत समय लेता है डाइजेस्ट होने में और ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म लो है, तो ये आपके डाइजेशन के ऊपर बहुत लोड डालता है। तो इंस्टेड कि आपको लाइट फील हो या आपको बेटर फील हो, कई बार आपको उसकी वजह से ज़्यादा गैस बनने लगती है, ज़्यादा ब्लोटिंग होने लगती है, ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि जब भी आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसको प्रोटीन का इंटेक उसमें बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रोसेस ग्रेजुअल होना चाहिए। जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े वैसे वैसे प्रोटीन का इंटेक आपको इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप सडनली प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इनडाइजेशन आपका होना ही है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोटीन का जो पोर्शन है उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। बहुत हाई प्रोटीन डाइट्स ना लेने की कोशिश करें। जो भी लोग बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जैसे मोर देन 100 ग्राम्स पर डे, तो उन लोगों की किडनी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, क्योंकि किडनी को सारा जो भी आप फूड कंज्यूम करते हैं उसको एक्सक्रीट करने का काम हमारी किडनी करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो जो भी प्रोटीन के डाइजेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उस सबको बॉडी से रिमूव करने का काम किडनी को करना पड़ता है। तो जब आप मोर देन नेसेसरी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और किडनी के ऊपर बहुत लोड डालते हैं। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको मैं कुछ की पॉइंट्स समझा पाई हूँ प्रोटीन के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हैं प्रोटीन से रिलेटेड कैसे प्लानिंग करनी है, किस एज ग्रुप के लिए कितना प्रोटीन होना चाहिए, या और भी प्रोटीन के क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं इसका एक फॉलोअप वीडियो करके आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए जो लोग हाई प्रोटीन डाइट्स पे हैं और शायद अनजाने में वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।